नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। देर रात में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। मुद्दा एक खास है और इसीलिए हम आज की तारीख चाहते थे कि आज ही बातचीत हो। और आपको भी इंतजार रहता है कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो का। हर दिन हम एक किसी बड़े विषय पर बात करते हैं और देरी की एक छोटी सी वजह यह है कि हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं, वो किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, दूसरी चर्चा में लगे हुए थे। लेकिन हमने उन्हें आग्रह किया। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, भारत सरकार के पूर्व अधिकारी हैं, कूटनीतिक और राजनीतिक मामलों पर नजर रखते हैं। उनको भी हमने आग्रह किया है क्योंकि मुद्दा आज का खास है। ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन में थे। कुछ घंटों की उनकी यात्रा थी, लगभग 7 साढ़े 7 घंटे की थी। वो 2 दिन पोलैंड में थे, पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे। और ये यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक थी क्योंकि 1991 में जब यूक्रेन बना, उसके बाद से पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर गया। और वो भी ऐसे समय गया जबकि पिछले लगभग 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है और वो लड़ाई अभी रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और मोदी 3.0 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आज की तारीख, जो कि आज की तारीख है, उसको सबसे अहम माना जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट डे माना जा रहा है क्योंकि एक बहुत बोल्ड फैसला माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा। क्योंकि भारत ऐतिहासिक तौर पर रूस का मित्र रहा है और जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, 24 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी 2 साल पहले लगभग, तब से अब तक भारत ने चाहे संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव आया हो या वर्ल्ड फोरम में दूसरे और कोई मौके हो, कभी रूस की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। भारत ने बिल्कुल एक इस तरह की लाइन ली हुई है जिसे प्रो रशिया बहुत से लोगों ने माना। और पिछले ही महीने 8 और 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर रशिया में थे, मॉस्को में थे। वहां उनकी मुलाकात हुई थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। दोनों के जब गले लगने की तस्वीरें सामने आई, तब उस पर पूरे दुनिया की प्रतिक्रिया आई। खासतौर पर पश्चिमी देशों ने निराशा जाहिर की, अमेरिका समेत, और अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो पुतिन और मोदी साहब की जो गले मिलने की तस्वीर थी, उसको देखकर रिएक्शन जो था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का, वो ऐसा था कि वो बहुत निराश हुए। लेकिन आज वही, जब यूक्रेन कल अपना इंडिपेंडेंस डे, यानी यूक्रेन का जो नेशनल डे है वो कल मनाया जाएगा, उसकी ठीक एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ट्रेन में बैठकर वहां पहुंचे और गर्मजोशी से जेलेंस्की साहब ने उनका स्वागत किया। पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले। तो वही तस्वीर लोगों के जहन में ताजा हो गई जो 1 महीने पहले राष्ट्रपति पुतिन के साथ नजर आई थी। गले मिलकर जिस तरह से वहां गर्मजोशी दिखाई गई थी, वही गर्मजोशी जेलेंस्की साहब ने दिखाई। और देखने वालों ने यह कहा कि दुनिया में शायद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और नेता है आज की तारीख में जो चाहे मॉस्को जाए या कीव जाए। मॉस्को राजधानी है रशिया की, कीव राजधानी है यूक्रेन की, और उसका उसी गर्मजोशी से दिल खोलकर वैसा ही स्वागत हो। और उस समय याद आ गए रामधारी सिंह दिनकर मुझे, जिन्होंने बरसों पहले लिखा, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये महाभारत काल की एक लाइन है। महाभारत काल के प्रसंग को जाहिर करते हुए रामधारी सिंह दिनकर साहब ने लिखा था, द्रौपदी उस समय कह रही थी जब उनका चीर हरण किया जा रहा था, उसकी कोशिश दुशासन ने की थी, और तमाम बड़े बड़े योद्धा उस कुरु सभा में, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, भीष्म पितामह हो, आचार्य द्रोण हो, सब सर झुकाए बैठे थे। तब द्रौपदी ने कहा था समर शेष है, यानी युद्ध अभी बाकी है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, यानी जो लोग तटस्थ हैं उनका भी अपराध लिखा जाएगा। इसी तरह बाद में जब इराक वॉर छेड़ी अमेरिका ने, और जॉर्ज बुश ने कहा, उनकी फेमस लाइन है जो दुनिया जानती है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, यानी बीच की कोई जगह नहीं है। इसी तरह ये जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में,
इस समय भी कहा जा रहा है कि तटस्थ होने की कोई जगह नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कीव में बैठकर बता दिया कि हम तटस्थ नहीं है, भारत न्यूट्रल नहीं है, हमारा पक्ष शांति का पक्ष है। यानी उन्होंने दो पक्ष जो माने जा रहे थे, एक तरफ रशिया, एक तरफ यूक्रेन, और यूक्रेन के पीछे पूरे पश्चिमी देश, रशिया के साथ भी समर्थन करने वाले देश हैं, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, और दूसरे देश हैं जो रशिया को सपोर्ट करते हैं, उसमें ईरान जैसे देशों की भी बात की जा सकती है। तो दो पक्ष वो बताते हैं, एक तरफ रशिया है, एक तरफ यूक्रेन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई परिभाषा बताई कि एक पक्ष युद्ध का है, एक पक्ष शांति का है, और हम शांति के पक्ष में हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हम इनकी प्रतिक्रिया जानेंगे, पूरे मुद्दे पर इनको क्या कहना है वो समझेंगे। पीके सिंह साहब हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, हम उनका पक्ष भी जानेंगे। और मेरी नजर में, मैं अपनी ओपिनियन पहले ही आपको बता देता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है, मोदी 3.0 का सबसे अहम दिन, सबसे अहम तारीख 4 जून के बाद से, 4 जून जिस दिन नतीजे आए, 9 जून जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, उसके बाद की आज की तारीख जो है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे, मेरी नजर में प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में है, जहां एक बड़े वर्ल्ड लीडर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। कई लोगों ने दावा किया कि जितने घंटे, 7-8 घंटे जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कीव में थे, उतनी देर के लिए पुतिन साहब ने भी कहा, सूत्रों के हवाले से कई मीडिया संस्थानों ने बताया है कि कीव पर कोई हमला ना किया जाए। एक असर है, एक असर नजर आता है, और उन्होंने खुल के अपनी बातें कही। कैसा था वो कीव में उनका वो समय, क्या उन्होंने कहा, पहले जरा आपको सुना देते हैं, दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन का दौरा कर नया इतिहास रच दिया। कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत का प्रधानमंत्री आज पहली बार यूक्रेन की धरती पर आ रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। कल आपका नेशनल डे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। मेरी तरफ से 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपके नेशनल डे पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कामना करता हूं शांति के लिए, सुख और समृद्धि के लिए। पीएम मोदी ने यूक्रेन को दवाएं और मेडिकल उपकरण वाले क्यूब भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री सौंपे। पीएम मोदी पोलैंड से ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। उन्होंने युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत कभी तटस्थ नहीं रहा। हम न्यूट्रल नहीं थे, हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं, और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। एक्सेलेंसी, मैं आज जब यूक्रेन आया हूं, तब मैं 140 करोड़ भारतीयों की भावना को लेकर के आया, और 140 करोड़ भारतीयों की भावना मानवता से प्रेरित है, और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। भारत की रूस के साथ ऐतिहासिक मित्रता रही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में बताया कि भारत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी राय साफ शब्दों में बता चुका है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को डायलॉग और डिप्लोमेसी की दिशा में बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐतिहासिक यूक्रेन दौरे में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा कि भारत शांति की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। मैं आज आपसे
शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूँ तो मैं जरूर करना चाहूँगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूँ और नेशनल डे है, मैं चाहूँगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। पीएम मोदी के इस दौरे पर रूस और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे के दौरान उस समय को भी याद किया जब युद्ध क्षेत्र में भारत के छात्र फंस गए थे। कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहाँ शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो उस युद्ध के कारण फंसे हुए थे। उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आंखों में संवेदना, दिल में सहानुभूति और बातों में बिल्कुल साफगोई। इस बीच स्वागत करूंगा मैं पीके सिंह साहब का भी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ही हम इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लगातार इस चर्चा को सुना है शुरुआत से, मैं डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद हम पीके सिंह साहब से भी समझते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी का यात्रा हुआ है वो बड़ा ही अनमोल है और ये अनमोल क्षण पिछले 6 सप्ताह से जारी उनके प्रयासों का प्रतिफल है। जब वो रसिया का दौरा किए तो अमेरिका सहित यूक्रेन ने भी उनके उस दौरे की शिकायत की, लेकिन फिर भी उनका प्रयास जारी रहा। और हालांकि आप देखेंगे रसिया और भारत के दोनों देशों का जो संयुक्त बयान जारी हुआ और उस बयान के 74वें पैराग्राफ में हम आप देखते हैं तो उसमें है कि भारत और रसिया जो संयुक्त बयान दिया था उसके मुताबिक दोनों देश का बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इसे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसके मुताबिक, उसके कानूनों के मुताबिक समाधान ढूंढने का कोशिश का स्वागत किया गया। और इसी में ये छुपा हुआ है, इसी में सारगर्भित है आज का यात्रा। हालांकि उन लोगों ने शिकायत की लेकिन भारत इससे विचलित नहीं हुआ। भारत अपने प्रारंभिक, जिस समय आजाद हुआ उस समय से जो गुटनिरपेक्ष का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को अपनाते हुए उस समय भी सिद्ध युद्ध चल रहा था। आज भी 2 दर्जन से ज्यादा देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन और रसिया के बीच सिर्फ नहीं है और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में नहीं है, बल्कि पूरा नाटो साथ में है। तो ये लगभग 25 से 30 देशों के बीच में ये युद्ध चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है। ऐसे परिस्थिति में इनकी यात्रा बहुत ही गंभीर है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। दुनिया टकटकी लगा करके देख रही है। देखिए 10 दिन पहले डिप्टी एनएसए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
पवन कपूर साहब मिले थे जाकर के वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनसे जाकर के उन मिले थे और उसमें ये सारा कुछ तय हुआ। अब आप देखेंगे कि पोलैंड जो है नाटो का एक बहुत ही प्रमुख देश है और वो यूक्रेन के बगल का है देश। तो सबसे पहले वहां गए हैं ये प्रधानमंत्री जी, वहां पर सारी स्ट्रेटेजी तय हो गई है और तब क्यों गए हैं, यूक्रेन गए हैं। 2.5 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है, ये देश तो थके ही हैं, अगल बगल दुनिया के दूसरे देश भी बहुत ही अजीब स्थिति में है, सारे विकास के मार्ग अवरुद्ध है। भारत का भी बहुत बड़ा व्यापार है यूक्रेन के साथ, सारा ठप है। तो इन चीजों में किसी न किसी को सामने आना था। अब देखिए एक पहल पहले बेलारूस द्वारा किया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है यूक्रेन की, उसकी मुख्य सलाहकार एलिना कहती है कि बीजिंग का विश्वास उस तरह से नहीं है इसलिए नहीं कर सकती है, लेकिन साउथ में और फिर इन देशों से जो संबंध है भारत का उस पर विश्वास किया जा सकता है और वो चाहे तो शांति प्रक्रिया को आगे ले जाया जा सकता है। आज जी डॉक्टर साहब, मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा सिंह साहब को भी। आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि लंबी तैयारी चल रही थी, लेकिन जब 8-9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल का पहला विदेशी दौरा उनका मॉस्को होता है, तो पश्चिमी देशों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका ने निराशा जाहिर की, पश्चिम के तमाम देशों ने निराशा जाहिर की, खुद प्रेसिडेंट जेलेंस्की इन्होंने निराशा जाहिर की और कहा कि देश दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है जिससे हमें उम्मीदें हैं उसकी ये तस्वीर देखने में अच्छी नहीं लग रही। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मॉस्को में थे उस दिन कीव में एक अस्पताल पर बम बरसाए गए और उसकी तस्वीरें कई अखबारों ने पश्चिमी देशों के दोनों तस्वीरों को, एक तरफ पुतिन और मोदी साहब के गले मिलने की तस्वीर, दूसरे वो बम बरसाने की तस्वीर एक साथ छापी। तब तक ये अंदाजा नहीं था कि जिस दिन यूक्रेन का नेशनल डे होगा उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कीव में होंगे और गले मिल रहे होंगे जेलेंस्की साहब। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधे कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी केवल यही रास्ते हैं और हमारा पक्ष ये है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। डायलॉग और डिप्लोमेसी, इससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप केवल रशिया को ब्लेम करें इससे बात नहीं चलेगी, आपको बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा, आपको मामले को सुलझाना पड़ेगा। तो सिंह साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इस दौरे पर आपकी क्या पहली टिप्पणी है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कही, लेकिन पश्चिमी देशों की एक आदत रही है कि भारत को गाहे बगाहे एक निगेटिव छवि के रूप में प्रस्तुत करना। तो उन्होंने सिर्फ उनकी गले मिलते हुई फोटो पुतिन के साथ और उधर स्कूल पर बम गिराया गया उसकी छवि, ये दोनों चीज उन्होंने छाप दिया, तो एक दूसरे तरफ घुमा दिया उन्होंने एक निगेटिव छवि प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा और इसको एक बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा सा लेते हुए हम कहना चाहेंगे कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो हुआ ही क्यों? क्योंकि सोवियत संघ का जब विखंडन हो चुका था तो शीत युद्ध का खत्मा हो चुका था। अब रूस भी मोटा मोटी अमेरिका का सहयोगी के रूप में आ चुका था सामने, लेकिन अमेरिका का भूख ने रूस को फिर दुश्मन बना दिया। उसका भूख क्या था कि पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब बहुत सारे पूर्वी यूरोप के देशों ने, ये नाटो की सदस्य नहीं थे, इन देशों को उसने नाटो का सदस्य बनाना शुरू किया। उसके बाद अब उसका नजर था कि जो सोवियत संघ से अलग हुए हैं देश, उन लोगों को भी अपने नाटो के फोल्ड के अंदर ले आए। तो उसके चलते रूस का कान खड़ा हो गया कि ये तो हमारे बॉर्डर तक नाटो का ये होगा, विस्तार हो जाएगा। तो रूस ने यूक्रेन पर जानबूझकर आक्रमण किया कि यूक्रेन को नाटो के फोल्ड में हम नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए जो कीमत हमको अदा करना पड़े।
तो ये मुख्य कारण है, इसको भी समझना होगा। दूसरी चीज कि जो भारत पर उंगली उठाया जा रहा था कि आपने तेल क्यों वहां से खरीदा, तो इसका जवाब भी भारत ने दिया था। विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा था कि जर्मनी सहित, जर्मनी सबसे बड़ा आयातक है रूस के गैस का, और तमाम सारे यूरोपीय देश वो अपनी बिजली संयंत्र, और चूंकि सभी जगह ठंडा का सालों भर ठंड पड़ती है तो सब जगह हीटर चलता है, हीटिंग सिस्टम, तो सब लोग गैस आयात करते हैं रूस से, पूरे समूचा यूरोप। तो वो अपना गैस आयात में जरा भी कटौती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गैस आयात उन्होंने जारी रखा। तो किस मुंह से भारत को तेल आयात पर आप उंगली उठा रहे हैं? तो उसका जवाब इस तरह से दिया गया। तो ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब आते हैं कि जो अभी दौरा हुआ प्रधानमंत्री जी का इस पे यूक्रेन का, तो यूक्रेन के दौरा में एक बात स्पष्ट है कि आज की तिथि में कोई ऐसा इस पोजीशन में नहीं है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में मध्यस्थता का कार्यभार अपने कंधों पर ले सके। ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, क्योंकि भारत का लंबा सहयोग और लंबा संबंध रहा है सोवियत संघ से भी, आज के डेट में रूस से भी, बाद के माने 1991 के बाद रूस से तो लंबा संबंध रहा है। इसके अलावा यूक्रेन से भी बहुत फ्रेंडली संबंध रहा है, वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो ये चीजें हैं, तो दोनों के साथ संबंध, और 1992 में वहां हमारा दूतावास कायम हुआ यूक्रेन में, और तब से जो कूटनीतिक संबंध कायम हुआ, पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां यूक्रेन गया है तो भारत का, तो ये चीजें हुई हैं। तो इस अवस्था में भारत ही ये पहल ले सकता है। दूसरी चीज कि जो विगत जुलाई में प्रधानमंत्री गए थे, पुतिन के साथ गले मिले थे, तो उन्होंने पुतिन को साफ साफ ये भी कह दिया था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, यानी बातचीत के टेबल पर आपको आना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, और आज के डेट में हमको जब लग रहा है, हमको जो मेरा अपना आकलन है कि कहीं ना कहीं अब रूस को भी लग रहा है कि बातचीत के टेबल पर आ जाना चाहिए, तभी भारत ने इस तरह का पहल एकदम अचानक किया है। और यूक्रेन तो पहले से तैयार बैठा है कि कोई इसमें पहल करे तो हम बातचीत के टेबल पर सहर्ष तैयार हैं। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने ये सारा चीज अपने कंधों पर लिया। ऐतिहासिक दौरा, और मैं अब तो मानता हूं कि मोदी 3.0 जो उनका तीसरा कार्यकाल है, सबसे बोल्ड स्टेप उनका रहा, जो वो पोलैंड होते हुए आज ट्रेन यात्रा करके 10 घंटे की लगभग यात्रा करके कीव पहुंचे, और वहां पर उन्होंने बिल्कुल पूरा संवेदनशील प्रधानमंत्री वहां नजर आए, जिनके दिल में लग रहा था कि वो दर्द भी है, जो पीड़ा और कष्ट वहां के लोग झेल रहे हैं। और मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि कितनी आबादी, आप समझते हैं यूक्रेन की कितनी आबादी है? यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ भी नहीं है, और भारत की आबादी 140 करोड़ है। और लगातार, क्योंकि ये युद्ध भारत के कहने पर नहीं छेड़ा गया, दोनों के अपने अपने हित थे। रूस का अपना हित था, और जैसे सिंह साहब ने अभी बताया कि नेटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन, वहां से ये लड़ाई शुरू हुई। क्या भारत से सवाल पूछा, लेकिन जब भारत अपने हितों को लेकर आगे बढ़ता है तो पश्चिमी देश लगातार सवाल उठाते हैं। यूक्रेन ने भी लगातार सवाल उठाए, जबकि भारत हमेशा मदद करता रहा है। आज प्रधानमंत्री भी दवाएं लेकर, मेडिकल इक्विपमेंट लेकर, वो भीष्म नाम का जो क्यूब है वो लेकर गए। हमने हमेशा देने का काम किया है और आज मदद का भरोसा दिया है। और मेरा मानना यह है कि भारत ने कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के पाखंड को भी, उनके नकाब को भी चेहरा उतारा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आप क्या कहेंगे? आज का जो कदम है, क्या पश्चिमी देशों को भी एक्सपोज करने का काम किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो उनकी कीव की यात्रा रही है आज? निश्चित तौर पे वात्सल जी, नाटो बना ही है रसिया के खिलाफ, और फिर यूक्रेन जो है रसिया का एक तरह से पार्ट है, सबसे सटा हुआ है। अगर यूक्रेन नाटो के प्रभाव में है तो रसिया का खतरा है, और ये लोग यही चाहते हैं कि रसिया को हम कब्जा में कर लें। इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना मजबूत राष्ट्र है, बहुत दिनों से आप चाहते हैं यूक्रेन के माध्यम से कब्जा में करना, तो रसिया के सामने करो और मरो के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रसिया आखिर क्या करता? यूक्रेन
उन लोगों के प्रेशर में नाटो के तमाम देशों, अमेरिका वगैरह सारे लोग देशों के प्रभाव में आकर के बनने की कोशिश कर रहा था नाटो सदस्य। जरूरत जबकि यूक्रेन को नहीं था, किससे उसको यूक्रेन को खतरा था? रशिया से किसी तरह का कोई खतरा नहीं था कि नाटो का सदस्य बनने की जरूरत थी। तो ये गड़बड़ तो हुआ है। और प्रधानमंत्री जी इस देश का जो वसूल है, इस देश के जो कायदे कानून है, इस देश का जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक जो नीति रही है, उस नीति के अनुकूल रशिया से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब अमेरिका जो नहीं देता था तो रशिया देने के लिए तैयार रहता था। तो ये स्वाभाविक मित्रता है, हम मित्र को खोना नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते थे कि हम भी किसी न किसी पक्ष में जाएं, लेकिन मेरा हमेशा से नियत रहा है कि पक्ष में रहेंगे, शांति के पक्ष में, लड़ने के पक्ष में नहीं। अगर पक्ष बनता है पीस के लिए, शांति के लिए, उस पक्ष में हम रहेंगे। तो 2.5 साल के बाद ये स्थिति बनी है, जब फिलिस्तीन और इजराइल का भी युद्ध टलता जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है व्यापार जगत में, तो सब लोग लगभग स्थिति में आए हैं। तो भारत की बात आज मान रहे हैं। भारत तो बहुत पहले से कर रहा है कि नहीं, डायलॉग के थ्रू, वार्ता के थ्रू, कूटनीतिक नीतियों के तहत आप शांतिपूर्ण समाधान इसका खोजिए। युद्ध इसका कोई समाधान नहीं है। आज मेरे ख्याल से पूरा विश्व मानेगा, आम जनता मानेगी पूरे दुनिया की इस बात को। और भारत के लोग तो पहले से ही चाहते थे, इसी के अनुकूल ये काम हुआ है। और मुझे लगता है ये सही समय है और कल अपनी स्वतंत्रता। कदम है। और मैं सिंह साहब आपसे भी ये समझना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कदम है, एक कदम से उन्होंने कई चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया है। पहले तो उन्होंने अपने आप को, जितने बड़े स्टेटमेंट वो है ही, माना जाता है कि मतलब हाल फिलहाल में जो उन्होंने अपना कद दुनिया में स्थापित किया है, वो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व एक मायने में कहा जा सकता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं जिनकी विदेश नीतियां काफी अच्छी रही हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, या अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, सारे प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी दुनिया में एक साख थी, एक अर्थशास्त्री के तौर पर भारत की प्रगति में योगदान देने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज एक अलग गढ़ी है, जहां दुनिया में तमाम बड़े नेता उनको ध्यान से सुनते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको उनकी बात को अहमियत देते हैं। तो एक तो उन्होंने बताया है कि जो हमारी गुटनिरपेक्ष वाली नीति थी उसको उन्होंने थोड़ा बदल के ये कहा है कि हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं, हम निरपेक्ष नहीं है, हम तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, हमारा पक्ष है लेकिन शांति का पक्ष है। वो वर्ल्ड फोरम पर गौतम बुद्ध की बात करते हैं, भारत को बुद्ध का देश बताते हैं, जिसे बुद्धवादी लोग बड़ा पसंद करते हैं, महात्मा गांधी का देश बताते हैं और अपनी इमेज को उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मानवता के लिए मदद करने को भारत हमेशा तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया भले ही उनका दोस्त है, पुतिन साहब उनके निजी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया के सामने यानी दुनिया उसको देख रही है, आंख में आंख मिलाकर पुतिन साहब से कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। तो उन्होंने एक तरफ पश्चिमी देशों को संदेश दिया, दूसरी तरफ इशारों में कुछ इशारा उन्होंने रशिया को भी दिया है। क्या चाइना को भी कोई इशारा दिया है क्या? उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, लेकिन ओवर डिपेंडेंसी नहीं है। हम भी दुनिया में अपना रसूख रखते हैं, दम रखते हैं, और हम हर जगह, हम मॉस्को में जितनी फ्रीली जा सकते हैं, हम कीव में भी उतने आराम से घूम सकते हैं, पोलैंड में भी हमारा वही वेलकम होता है, अमेरिका भी हमारे लिए बाहें फैला रहा है, ब्रिटेन में भी हमारा दबदबा है, सारी दुनिया में हमारा एक असर है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर हर जगह तक। क्या ये भी संदेश देने की कोशिश की है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है कि कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, सब अपने अपने आर्थिक हितों को पहले प्राथमिकता देते हैं। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल के जो गतिविधियां हैं, रूस का दोस्ती दिनों दिन चीन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, और इसका उदाहरण है कि कई बार राष्ट्रपति पुतिन का बीजिंग दौरा और कई बार शी जिनपिंग का रूस दौरा, और राष्ट्रपति पुतिन का नॉर्थ कोरिया का भी दौरा, वो भाया बीजिंग। तो ये सब चीजें देखते हुए
और एक और डेवलपमेंट अभी हुआ है कि बहुत गुपचुप रूप से रूस ने ड्रोन सप्लाई दिया है पाकिस्तान को, तो बिना भारत का कंसेंट लिए। पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, उतना क्षतिपूर्ति भारत कर सकता था। भारत के साथ जो रूस का ये है डिफेंस कोऑपरेशन है, उसमें भारत बहुत बड़ा उसका खरीदार है, बहुत बड़ा उसका रणनीतिक सहयोगी है। तो उसमें उसको रूस को 10 बार सोचना चाहिए था या भारत का एक बार कंसेंट लेने का कोशिश करना चाहिए था। लेकिन जब उसने पाकिस्तान को ड्रोन बेच दिया तो जरूर इसमें चीन का दबाव होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा करना तो भारत को भी एक ऐसा ऑब्लिगेशन आ जाता है कि भारत भी इस संदर्भ में अपना एक रूप दिखाए कि हम भी आपके साथ ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंस नहीं है, हम भी अपना सेल्फ डिपेंडेंस की ओर अग्रसर हैं। साथ साथ हमारे और भी रणनीतिक सहयोगी हो सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो इस तरह की संदेश देना जरूरी था, जो हमको लगता है कि आज की दौरा से ये संदेश भी जहां जाना चाहिए वहां जा चुका है। जी सर, बहुत लंबा समय हो गया इस चर्चा को भी और देर भी काफी हो गई है। बस मैं आप दोनों मेहमानों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि अब आगे, यहां से आगे का रास्ता डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं? फिर यही बात मैं पूछूंगा सिंह साहब से भी। संक्षेप में डॉक्टर साहब। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो समाधान युद्ध के माध्यम से खोजते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजता है समस्याओं का, और उसी क्रम में ये प्रयास है प्रधानमंत्री जी का। और कहीं न कहीं एक तो समय आएगा ही कि कोई चाहिए आपको समझौता करवाने वाला, तो ये उपयुक्त समय है। भारत इस बीच में समझौता करवाने के लिए उपलब्ध है। बाकी दूसरे देश तो कोई ना कोई पक्ष में हो गए हैं, वो निष्पक्ष है नहीं, तो करवा नहीं सकते हैं, उनकी बातें कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। भारत की स्थिति है कि दोनों पक्ष बात मानने के लिए तैयार हो सकता है। भारत एक मंच पर ला सकता है दोनों ग्रुप को मैं कहूंगा। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और अच्छे दिन आने वाले हैं दुनिया के लिए। आपको लगता है कि भारत ला सकता है दोनों को एक मंच पर? हालांकि मेरी अपनी राय नहीं है कि दोनों इतनी आसानी से आएंगे, लेकिन आप आगे का रास्ता कैसे देखते हैं सिंह साहब, यहाँ से आगे की दिशा भारत के लिए और इन दोनों देशों के लिए? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं कि अभी जो हालात जो बन रहे हैं, दोनों देश की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और दोनों देश इस युद्ध से थक चुके हैं। अब रूस के पास एक ही विकल्प है, परमाणु हमला। तो परमाणु हमला कर नहीं सकता है रूस इतना, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज है। तो यहाँ उसका अमेरिका के साथ जब टक्कर होगा तभी वो परमाणु हमला की बात सोचेगा, इतना ये यूक्रेन के साथ। लेकिन उसका थल सेना थकती नजर आ रही है। इस स्थिति में अब चूंकि यूक्रेन तो पहले से राजी है कि हम टॉकिंग टेबल पर जब भी बुलाइए हम हाजिर हैं, तो बातचीत के टेबल पर वो हमेशा हाजिर है। तो अब तो सिर्फ रूस को हाजिर होने का जरूरत है, राजी होने का जरूरत है। तो हमको लगता है कि उस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और उसमें एकमात्र पूरे विश्व में अगर कोई इस तरह की हैसियत रखता है तो वो भारत की स्थिति है, क्योंकि दोनों के साथ पुराना संबंध रहा है। तो इस स्थिति में हमको लग रहा है कि जरूर आगे चलकर मोदी जी के लिए एक ऐसा अवसर मिलेगा जब दोनों को एक टेबल पर लाकर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जगाई है और हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि शायद यहां से, आज की तारीख से, और कल यूक्रेन का नेशनल डे भी है, इंडिपेंडेंस डे वो मनाते हैं, तो ऐसे मौके पर एक सूरत बन रही है कि शायद ये 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, 24 फरवरी से जो शुरू हुआ था, उसको एक समाप्ति मिले और भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाए। सिंह साहब, डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, इतनी देर रात में आप इस अहम मुद्दे पर चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। और सभी देखने वालों का जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ इस समय आधी रात के लगभग जुड़े, बहुत बहुत आप सभी का आभार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आभार कि उन्होंने एक तरीके से भारत का डंका एक बार फिर विश्व पटल पर स्थापित किया है और उनका एक कामयाब दौरा रहा। तो सभी को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।